द पाल्कनर। जब गैंडाल्फ और उसके साथी तथा राजा अपने सवारों के साथ फिर से इसेंगाड से निकले, तब सूरज पहाड़ों की लंबी पश्चिमी भुजा के पीछे डूब रहा था। गैंडाल्फ ने मैरी को अपने पीछे ले लिया और आरागोर्न ने पिप्पिन को अपने साथ ले लिया। राजा के दो आदमी तेजी से आगे बढ़े और जल्द ही घाटी में गायब हो गए। बाकी लोग आराम से पीछे चल रहे थे। गेट पर मूर्तियों की तरह एक गंभीर पंक्ति में एंट्स खड़े थे। उनकी लंबी भुजाएं ऊपर उठी हुई थीं, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं की। जब वे घुमावदार सड़क से कुछ दूर निकल गए, तो मेरी और पिप्पिन ने पीछे मुड़कर देखा। सूरज की रोशनी अभी भी आसमान में चमक रही थी, लेकिन लंबी छायाएं इसेनगाड तक पहुंच गई थीं। भूरे रंग के खंडहर अंधेरे में गिर रहे थे। ट्रीबर्ड अब वहां अकेला खड़ा था, एक पुराने पेड़ के दूर के तने की तरह। हॉबिट्स ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचा, दूर फेंगोरन की सीमाओं पर धूप वाली चट्टान पर। वे सफेद हाथ के खंभे के पास पहुंचे। खंभा अभी भी खड़ा था, लेकिन नक्काशीदार हाथ नीचे फेंक दिया गया था और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था। सड़क के ठीक बीच में लंबी तर्जनी पड़ी थी, जो शाम के अंधेरे में सफेद हो गई थी, और उसका लाल नाखून काला हो रहा था। एंट्स हर विवरण पर ध्यान देते हैं, गैंडाल्फ ने कहा। वे आगे बढ़ते रहे और घाटी में शाम गहरा गई। क्या हम आज रात बहुत दूर जा रहे हैं, गैंडाल्फ? थोड़ी देर बाद मैरी ने पूछा। मुझे नहीं पता कि जब तुम्हारे पीछे एक छोटा सा रैगटैग लटक रहा होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन रैगटैग थक गया है और उसे लटकना बंद करके लेटने में खुशी होगी। तो तुमने सुना, गैंडाल्फ ने कहा। इससे परेशान मत हो, शुक्र मनाओ कि अब तुम पर कोई शब्द लक्षित नहीं थे। उसकी नज़र तुम पर थी। अगर इससे तुम्हारे गर्व को कुछ तसल्ली मिलती है, तो मैं कहूँगा कि इस समय तुम और पिप्पिन हम सभी से ज्यादा उसके विचारों में हैं। तुम कौन हो? तुम वहाँ कैसे और क्यों आए? तुम क्या जानते हो? क्या तुम्हें पकड़ लिया गया था? और अगर हाँ, तो तुम कैसे बच निकले जब सभी ओर्क्स नष्ट हो गए? ये छोटी छोटी पहेलियां ही हैं जिनसे सरुमन का महान दिमाग परेशान है। अगर तुम उसकी चिंता से सम्मानित महसूस करते हो, तो उसका उपहास मेरीडॉक एक प्रशंसा है। धन्यवाद, मेरी ने कहा। लेकिन गैंडाल्फ, आपकी पूंछ पर लटकना एक बड़ा सम्मान है। एक बात के लिए, उस स्थिति में किसी को भी एक मौका देने का मौका मिलता है। दूसरी बार सवाल किया। क्या हम आज रात दूर तक जा रहे हैं? गैंडाल्फ हंसा। एक बहुत ही अदम्य हॉबिट। सभी जादूगरों को अपने पास एक या दो हॉबिट रखने चाहिए, उन्हें शब्द का अर्थ सिखाने के लिए और उन्हें सुधारने के लिए। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने इन सरल मामलों के बारे में भी सोचा है। हम कुछ घंटों तक धीरे धीरे सवारी करेंगे, जब तक कि हम घाटी के अंत तक नहीं पहुँच जाते। कल हमें तेजी से सवारी करनी होगी। जब हम आए थे, तो हमारा इरादा सीधे इसेनगाड से मैदानों के रास्ते एडोरस में राजा के घर वापस जाने का था, कुछ दिनों की सवारी। लेकिन हमने सोचा और योजना बदल दी। संदेशवाहक हेलम्स डीप में आगे बढ़ गए हैं, उन्हें चेतावनी देने के लिए कि राजा कल वापस आ रहे हैं। वो वहां से कई आदमियों के साथ पहाड़ियों के बीच के रास्तों से डनहेरो तक जाएगा। अब से 2 से ज्यादा लोग नहीं। या तीनों को एक साथ खुलेआम भूमि पार करना है, दिन में या रात में, जब ऐसा करने से बचा जा सके। कुछ नहीं, या दोहरी मदद ही आपका रास्ता है, मेरी ने कहा। मुझे डर है कि मैं आज रात के बिस्तर से आगे नहीं देख रही थी। हेल्म्स डीप और बाकी सब कहाँ और क्या है? मैं इस देश के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो आपको कुछ सीखना चाहिए। लेकिन अभी नहीं, और मुझसे नहीं। मेरे पास सोचने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, मैं कैंप फायर के पास स्ट्राइडर से निपट लूंगा, वो कम चिड़चिड़ा है। लेकिन ये सब गोपनीयता क्यों? मुझे लगा कि हम युद्ध जीत गए हैं। हाँ, हम जीत गए हैं, लेकिन केवल पहला विजेता, और यह अपने आप में हमारा खतरा बढ़ाता है। इसेनगाड और मोडोर के बीच कुछ संबंध था, जो मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। उन्होंने किस तरह से समाचारों का आदान प्रदान किया, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। बाराड डायर की आंख बेसब्री से जादूगर की घाटी की ओर देख रही होगी, मुझे लगता है, और रोहन की ओर भी।
ये जितना कम देखेगी उतना अच्छा होगा। सड़क धीरे धीरे घाटी से नीचे की ओर घुमावदार होती हुई गुजरी। अब आगे और अब पास में आयसन अपने पथरीले तल में बह रहा था। पहाड़ों से रात उतर आई। सारी धुंध गायब हो गई थी। ठंडी हवा चल रही थी। चांद, जो अब गोल हो रहा था, पूर्वी आकाश को एक हल्की ठंडी चमक से भर गया। उनके दाहिनी ओर पहाड़ के कंधे नंगी पहाड़ियों में ढल गए। उनके सामने विस्तृत मैदान भूरे रंग के खुले थे। आखिरकार वे रुक गए। फिर वे राजमार्ग छोड़कर एक तरफ मुड़ गए और फिर से मीठे ऊंचे मैदान की ओर चल पड़े। पश्चिम की ओर 1 मील या उससे ज्यादा चलने पर वे एक घाटी में पहुंच गए। ये दक्षिण की ओर खुलती थी, गोल डोल की ढलान में पीछे की ओर झुकी हुई थी बरुन, उत्तरी पर्वतमाला की आखिरी पहाड़ी, हरियाली से भरी, हीथर से लदी हुई। घाटी के किनारे पिछले साल की झाड़ियों से झबरा थे, जिसके बीच वसंत की घनी घुमावदार पत्तियां अभी अभी मीठी सुगंधित धरती से बाहर निकल रही थीं। निचले किनारों पर कंटीली झाड़ियां उगाई थीं और उनके नीचे उन्होंने आधी रात से लगभग 2 घंटे पहले अपना डेरा जमा लिया। उन्होंने एक खोखले में आग जलाई, एक फैले हुए नागफनी की जड़ों के बीच, जो पेड़ की तरह लंबा था, उम्र के साथ सिकुड़ा हुआ था, लेकिन हर अंग स्वस्थ था। प्रत्येक टहनी की नोक पर कलियां फूल रही थीं। पहरेदारों को तैनात किया गया था, 2 पहरेदारों को। बाकी लोगों ने खाना खाने के बाद खुद को एक लबादा और कंबल में लपेट लिया और सो गए। हॉबिट्स एक कोने में पुरानी ब्रेकन के ढेर पर अकेले लेटे थे। मेरी को नींद आ रही थी, लेकिन पिप्पिन अब अजीब तरह से बेचैन लग रहा था। जब वह मुड़ता और घूमता तो ब्रेकन चटकती और सरसराती थी। क्या बात है? मैरी ने पूछा। क्या तुम चींटी के टीले पर लेटे हो? नहीं, पिप्पिन ने कहा, लेकिन मैं सहज नहीं हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मुझे बिस्तर पर सोए हुए कितना समय हो गया है। मेरी ने जम्हाई ली। अपनी उंगलियों पर इसका हल निकालो, उसने कहा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें ल्यूरियन छोड़े हुए कितना समय हो गया है। ओह, वह, पिप्पिन ने कहा। मेरा मतलब है कि बेडरूम में एक असली बिस्तर। ठीक है, तो रिवेंडेल, मेरी ने कहा। लेकिन मैं आज रात कहीं भी सो सकती हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मेरी, पिप्पिन ने एक लंबे विराम के बाद धीरे से कहा। तुम गैंडाल्फ के साथ सवारी कर रही थी। अच्छा, इसमें क्या है? क्या तुम्हें उससे कोई खबर, कोई जानकारी मिली? हाँ, अच्छा सौदा है। हमेशा से ज्यादा। लेकिन तुमने सब कुछ या ज्यादातर सुना, तुम पास ही थे, और हम कोई रहस्य नहीं बता रहे थे। लेकिन तुम कल उसके साथ जा सकती हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उससे ज्यादा हासिल कर सकती हो और अगर वह तुम्हें स्वीकार कर ले। क्या मैं कर सकता हूँ? अच्छा, लेकिन वह पास ही है न? बिल्कुल नहीं बदला है। ओह हाँ, वह है, मैरी ने कहा, थोड़ा जागते हुए, और आश्चर्य करने लगा कि उसके साथी को क्या परेशान कर रहा था। वह बड़ा हो गया है, या कुछ और? वह बड़ा हो सकता है। मुझे लगता है कि वह पहले से ज्यादा दयालु और ज्यादा खतरनाक, ज्यादा खुश और ज्यादा गंभीर होगा। वह बदल गया है, लेकिन हमें अभी तक ये देखने का मौका नहीं मिला है कि वह कितना बदल गया है। लेकिन सरुमन के साथ उस मामले के आखिरी हिस्से के बारे में सोचिए। याद रखें कि सरुमन कभी गैंडाल्फ का वरिष्ठ था, परिषद का प्रमुख, चाहे वह जो भी हो। बिल्कुल, वह सरुमन द वाइट था। गैंडाल्फ अब वाइट है। सरुमन को जब बताया गया तो वह आया और उसकी छड़ी ले ली गई, और फिर उसे बस जाने के लिए कहा गया और वह चला गया। ठीक है, अगर गैंडाल्फ बिल्कुल बदल गया है, तो वह पहले से कहीं ज्यादा करीब है, बस इतना ही, पिप्पिन ने तर्क दिया। वह कांच की गेंद, अब वह उससे बहुत खुश लग रहा था। वह इसके बारे में कुछ जानता है या अनुमान लगाता है, लेकिन क्या वह हमें बताता है? नहीं, एक शब्द भी नहीं। फिर भी मैंने इसे उठाया और इसे पूल में लुढ़कने से बचाया। यहाँ, मैं इसे ले लूंगा, मेरे दोस्त, बस इतना ही। मुझे आश्चर्य है कि यह क्या है। ये बहुत भारी लग रहा था। पिप्पिन की आवाज़ बहुत धीमी हो गई, जैसे कि वह खुद से बात कर रहा हो। हेलो, मेरी ने कहा, तो यही बात तुम्हें परेशान कर रही है? अब, पिप्पिन मेरे दोस्त, गिल्ड की यह बात मत भूलना जिसे सैम अक्सर उद्धृत किया करता था, जादूगरों के मेलों में हस्तक्षेप मत करो,
क्योंकि वे चालाक और जल्दी क्रोधित होने वाले होते हैं। लेकिन पिछले कई महीनों से हमारा पूरा जीवन जादूगरों के मामलों में दखलंदाजी करने में ही बीता है, पिप्पिन ने कहा। मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए और साथ ही खतरा भी। मैं उस गेंद को देखना चाहता हूँ। सो जाओ, मैरी ने कहा। तुम्हें जल्दी या बाद में पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। मेरे प्यारे पिप्पिन, जिज्ञासा के लिए किसी टूक ने कभी ब्रांडीबक को नहीं हराया, लेकिन क्या ये समय है मैं तुमसे पूछता हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हें ये बताने में क्या हर्ज है कि मुझे क्या चाहिए। उस पत्थर को देखना। मुझे पता है कि मैं उसे नहीं ले सकता, क्योंकि बूढ़ा गैंडाल्फ उस पर बैठा है, जैसे मुर्गी अंडे पर बैठी हो। लेकिन तुमसे ये कहने से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा कि तुम उसे नहीं ले सकते, इसलिए सो जाओ। अच्छा, मैं और क्या कह सकती हूँ, मेरी ने कहा। मुझे खेद है पिप्पिन, लेकिन तुम्हें वास्तव में सुबह तक इंतजार करना होगा। नाश्ते के बाद मैं तुम्हारी तरह उत्सुक रहूंगी और मैं जादू टोने में हर संभव मदद करूंगी। लेकिन मैं अब और नहीं जाग सकती। अगर मैं और जम्हाई लूंगी तो मेरे कान फट जाएंगे। शुभ रात्रि। पिप्पिन ने और कुछ नहीं कहा। वो अब चुपचाप लेटा रहा, लेकिन नींद अभी भी दूर थी और मैरी की धीमी सांसों की आवाज से भी उसे बढ़ावा नहीं मिला, जो गुड नाइट कहने के कुछ ही मिनटों बाद सो गई। अंधेरे ग्लोब का विचार और भी मजबूत होता जा रहा था क्योंकि सब कुछ शांत हो गया था। पिप्पिन ने फिर से अपने हाथों में उसका वजन महसूस किया और फिर से रहस्यमय लाल गहराई देखी जिसमें उसने एक पल के लिए देखा था। वो करवटें बदलता रहा और कुछ और सोचने की कोशिश करता रहा। आखिरकार वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो उठा और चारों ओर देखने लगा। ठंड थी और उसने अपना लबादा अपने ऊपर लपेट लिया। चांद ठंडी और सफेद चमक रहा था घाटी में, और झाड़ियों की परछाइयां काली थीं। चारों ओर सोती हुई आकृतियां पड़ी थीं। दोनों पहरेदार नजर नहीं आ रहे थे। वे शायद पहाड़ी पर थे या झाड़ियों में छिपे हुए थे। किसी आवेग से प्रेरित होकर जिसे वह समझ नहीं पाया, पिप्पिन धीरे धीरे गैंडाल्फ के पास गया। उसने उसे नीचे देखा। जादूगर सोया हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी पलकें पूरी तरह से बंद नहीं थीं। उसकी लंबी पलकों के नीचे आंखों की चमक थी। पिप्पिन जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन गैंडाल्फ ने कोई संकेत नहीं दिया और एक बार फिर आगे की ओर खींचा गया, आधे से ज्यादा उसकी इच्छा के विरुद्ध। जादूगर के सिर के पीछे से हॉबिट फिर से रेंग कर आया। वो एक कंबल में लिपटा हुआ था, जिसके ऊपर उसका लबादा फैला हुआ था, और उसके बगल में, उसके दाहिने हिस्से और उसकी मुड़ी हुई भुजा के बीच, एक कुबड़ था, एक गोल चीज जो एक काले कपड़े में लिपटी हुई थी। उसका हाथ बस अभी अभी उससे फिसलकर जमीन पर गिरा था। मुश्किल से सांस लेते हुए पिप्पिन धीरे धीरे पैर दर पैर उसके पास पहुंचा। आखिरकार वह घुटनों के बल बैठ गया। फिर उसने चुपके से अपने हाथ आगे बढ़ाए और धीरे धीरे उस गांठ को ऊपर उठाया। वो उतनी भारी नहीं लग रही थी जितनी उसने उम्मीद की थी। शायद ये सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीजों का बंडल है, आखिरकार उसने एक अजीब सी राहत के साथ सोचा, लेकिन उसने बंडल को फिर से नीचे नहीं रखा। वो उसे पकड़े हुए एक पल के लिए खड़ा रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। वह चुपके से चला गया, एक बड़ा पत्थर ढूंढा और वापस आ गया। अब उसने जल्दी से कपड़ा हटाया, पत्थर को उसमें लपेटा और घुटनों के बल बैठकर जादूगर के हाथ के पास रख दिया। फिर आखिर में उसने उस चीज को देखा जिसे उसने खोला था। वो वहां थी, क्रिस्टल का एक चिकना गोला, जो अब काला और मृत हो चुका था, उसके घुटनों के सामने नंगा पड़ा था। पिप्पिन ने उसे उठाया, जल्दी से अपने लबादे में लपेटा और अपने बिस्तर पर वापस जाने के लिए आधा मुड़ा। उस पल गैंडाल्फ अपनी नींद में हिल गया और कुछ शब्द बुदबुदाए। वे एक अजीब सी भाषा में लग रहे थे। उसका हाथ टटोलकर लिपटे हुए पत्थर को पकड़ता है, फिर वह आह भरता है और फिर से नहीं हिलता। तुम मूर्ख हो, पिप्पिन ने खुद से कहा। तुम खुद को भयंकर मुसीबत में डालने जा रहे हो। इसे जल्दी से वापस रखो। लेकिन अब उसने पाया कि उसके घुटने कांप रहे थे और वह जादूगर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था ताकि बंडल तक पहुंच सके। अब मैं उसे जगाए बिना इसे वापस नहीं पाऊंगा, उसने सोचा, जब तक मैं थोड़ा शांत नहीं हो जाता। इसलिए मुझे पहले एक नज़र डाल लेनी चाहिए।
लेकिन सिर्फ यही नहीं, वह चुपके से चला गया और अपने बिस्तर से थोड़ी दूर एक हरे टीले पर बैठ गया। चांद घाटी के किनारे से झांक रहा था। पिप्पिन अपने घुटनों को ऊपर उठाकर बैठा था और गेंद को उनके बीच में रखा था। वह गेंद पर झुक गया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लालची बच्चा खाने के कटोरे पर झुक रहा हो, दूसरों से दूर एक कोने में। उसने अपना लबादा एक तरफ खींचा और उसे देखा। हवा उसके चारों ओर स्थिर और तनावपूर्ण लग रही थी। पहले तो ग्लोब अंधेरा था, जेट की तरह काला, चांदनी की रोशनी इसकी सतह पर चमक रही थी। फिर इसके दिल में एक हल्की चमक और हलचल हुई, और इसने उसकी आंखों को जकड़ लिया ताकि अब वह दूर न देख सके। जल्द ही अंदर का पूरा हिस्सा जलता हुआ दिखाई दिया। गेंद घूम रही थी या अंदर की रोशनी घूम रही थी। अचानक रोशनी चली गई। उसने एक सांस ली और संघर्ष किया, लेकिन वह झुका रहा, दोनों हाथों से गेंद को पकड़ लिया। वह और करीब झुका और फिर कठोर हो गया। उसके होंठ कुछ देर तक बिना आवाज के हिलते रहे। फिर एक घुटी हुई चीख के साथ वह पीछे गिर गया और शांत लेट गया। चीख बहुत तेज थी। पहरेदार किनारे से कूद पड़े। देखते ही देखते पूरा शिविर हलचल से भर गया। तो यह चोर है, गैंडाल्फ ने कहा। जल्दी से उसने अपना लबादा ग्लोब पर फेंक दिया जहां वह पड़ा था। लेकिन तुम, पिप्पिन, ये तो बहुत ही दुखद मोड़ है। वह पिप्पिन के शरीर के पास घुटनों के बल बैठ गया। हॉबिट अपनी पीठ के बल अकड़कर लेटा हुआ था, उसकी आंखें आसमान की ओर देख रही थीं। शैतान, उसने क्या शरारत की है खुद के साथ और हम सब के साथ। जादूगर का चेहरा थका हुआ था। उसने पिप्पिन का हाथ थामा और उसके चेहरे पर झुककर उसकी सांसों को सुनने लगा। फिर उसने अपने हाथ उसके माथे पर रख दिए। हॉबिट कांप उठा, उसकी आंखें बंद हो गईं। वह चिल्लाया और उठकर बैठ गया। वह अपने चारों ओर के सभी चेहरों को देखकर हैरान हो गया, जो चांदनी में पीले पड़ गए थे। ये तुम्हारे लिए नहीं है, सरुमन, वह तीखी और बेसुरी आवाज में चिल्लाया और गैंडाल्फ से दूर हट गया। मैं इसे तुरंत बुला लूंगा, क्या तुम समझे? बस इतना ही कहो। फिर उसने उठने और भागने की कोशिश की, लेकिन गैंडाल्फ ने उसे धीरे से और मजबूती से पकड़ लिया। पेरेग्रीन टूक, उसने कहा, वापस आओ। हॉबिट शांत हो गया और जादूगर के हाथ को पकड़कर पीछे गिर पड़ा। गैंडाल्फ, वह चिल्लाया, गैंडाल्फ, मुझे माफ कर दो। जादूगर ने कहा, क्या मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? पहले मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है। मैंने गेंद ली और उसे देखा, पिप्पिन ने हकलाते हुए कहा, और मैंने ऐसी चीजें देखी जिनसे मैं डर गया। और मैं दूर जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जा सका। और फिर वह आया और मुझसे पूछताछ की, और उसने मेरी तरफ देखा, और बस यही मुझे याद है। ऐसा नहीं होगा, गैंडाल्फ ने सख्ती से कहा। तुमने क्या देखा और क्या कहा? पिप्पिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और कांप उठा, लेकिन कुछ नहीं बोला। वे सभी चुपचाप उसे देखते रहे, सिवाय मेरी के जो मुंह फेरकर चली गई। लेकिन गैंडाल्फ का चेहरा अभी भी कठोर था। बोलो, उसने कहा। धीमी, झिझकती आवाज में पिप्पिन ने फिर बोलना शुरू किया और धीरे धीरे उसके शब्द स्पष्ट और मजबूत होते गए। उसने कहा, मैंने एक अंधेरा आसमान और ऊंची ऊंची प्राचीरें देखीं। और छोटे छोटे तारे। ये बहुत दूर और बहुत पहले की बात लगती थी, फिर भी कठोर और स्पष्ट। फिर तारे अंदर बाहर चले गए, उन्हें पंखों वाली चीजों ने काट दिया। बहुत बड़े, मुझे लगता है, वास्तव में, लेकिन शीशे में वे टॉवर के चारों ओर चक्कर लगाते चमगादड़ों की तरह लग रहे थे। मुझे लगा कि उनमें से 9 थे। एक सीधा मेरी ओर उड़ने लगा और बड़ा होता गया। ये भयानक था। नहीं, मैं नहीं कह सकता। मैंने भागने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा कि वो उड़ जाएगा, लेकिन जब उसने पूरी दुनिया को कवर कर लिया, तो वह गायब हो गया। फिर वह आया। उसने कुछ नहीं कहा ताकि मैं शब्द सुन सकूं। उसने बस देखा, और मैं समझ गया। तो तुम वापस आ गए। तुम इतने दिनों तक रिपोर्ट करने में क्यों चूक गए? मैंने जवाब नहीं दिया। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैंने फिर भी जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे मुझे बहुत दुख हुआ, और उसने मुझ पर दबाव डाला, तो मैंने कहा, एक हॉबिट।
फिर अचानक उसने मुझे देखा और मुझ पर हंसने लगा। ये क्रूर था, ये चाकुओं से वार करने जैसा था। मैंने संघर्ष किया, लेकिन उसने कहा, 1 मिनट रुको, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। सरुमन से कहो कि यह स्वादिष्ट व्यंजन उसके लिए नहीं है। मैं इसे तुरंत मंगवाता हूँ। क्या तुम समझे? बस इतना ही कहो। फिर वह मुझ पर गर्व करने लगा। मुझे लगा कि मैं टूटकर बिखर रहा हूँ। नहीं, नहीं, मैं और कुछ नहीं कह सकता। मुझे और कुछ याद नहीं है। मेरी ओर देखो, गंडाल्फ ने कहा। पिप्पिन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। जादूगर ने एक पल के लिए चुपचाप अपनी नजरें टिकाए रखीं। फिर उसका चेहरा नर्म हो गया और एक मुस्कान की छाया दिखाई दी। उसने अपना हाथ धीरे से पिप्पिन के सिर पर रख दिया। ठीक है, उसने कहा, और मत बोलो, तुमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तुम्हारी आंखों में कोई झूठ नहीं है, जैसा कि मुझे डर था। लेकिन उसने तुमसे ज्यादा देर तक बात नहीं की। एक मूर्ख, लेकिन एक ईमानदार मूर्ख तुम बने रहे, पेरेग्रीन टूक। समझदार लोग इस तरह के मामले में और भी बुरा कर सकते थे। लेकिन ये याद रखो, तुम और तुम्हारे सभी दोस्त बच गए, मुख्य रूप से सौभाग्य से, जैसा कि इसे कहा जाता है। तुम दूसरी बार इस पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर उसने तुमसे वही पूछताछ की होती, तो लगभग निश्चित रूप से तुम वह सब बता देते जो तुम जानते हो, जिससे हम सब बर्बाद हो जाते। लेकिन वो बहुत उत्सुक था। उसे केवल जानकारी नहीं चाहिए थी, वो तुम्हें जल्दी से जल्दी चाहता था, ताकि वह डार्क टॉवर में तुम्हारे साथ धीरे धीरे निपट सके। कांपना मत। अगर तुम जादूगरों के मामलों में दखल दोगे, तो तुम्हें ऐसी बातें सोचने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन आओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तसल्ली रखो, चीजें उतनी बुरी नहीं हुई हैं जितनी हो सकती थीं। उसने पिप्पिन को धीरे से उठाया और उसे वापस अपने बिस्तर पर ले गया। मेरी उसके पीछे पीछे आई और उसके पास बैठ गई। अगर तुम कर सको तो वहीं लेट जाओ और आराम करो, पिप्पिन। गैंडाल्फ ने कहा, मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम्हें फिर से अपनी हथेलियों में खुजली महसूस हो, तो मुझे बताओगे। ऐसी चीजों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन वैसे भी, मेरे प्यारे हॉबिट, मेरी कोहनी के नीचे फिर से पत्थर का एक टुकड़ा मत रखना। अब, मैं तुम दोनों को थोड़ी देर के लिए साथ छोड़ देता हूँ। इसके साथ ही गैंडाल्फ बाकी लोगों के पास लौट आया, जो अभी भी ऑर्थेंक पत्थर के पास परेशान विचारों में खड़े थे। खतरा रात में तब आता है जब कम से कम उम्मीद होती है, उसने कहा। हम बाल बाल बच गए। हॉबिट कैसा है, पिप्पिन? अरागोर्न ने पूछा। मुझे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, गैंडाल्फ ने जवाब दिया। उसे ज्यादा देर तक नहीं रखा गया, और हॉबिट में ठीक होने की अद्भुत शक्ति होती है। इसकी याद, या इसका खौफ, शायद जल्दी ही मिट जाएगा। शायद बहुत जल्दी। क्या तुम, आरागोर्न, ऑर्थेंक पत्थर ले जाओगे और उसकी रखवाली करोगे? यह एक खतरनाक काम है। खतरनाक जरूर है, लेकिन सभी के लिए नहीं, आरागोर्न ने कहा। कोई तो है जो इसे हक से दावा कर सकता है, क्योंकि यह निश्चित रूप से एलेंडिल के खजाने से ऑर्थेंक का पेलेंटूर है, जिसे गोंडोर के राजाओं ने यहाँ रखा है। अब मेरा समय नजदीक आ रहा है। मैं इसे ले लूंगा। गैंडाल्फ ने अरागोर्न की ओर देखा और फिर, दूसरों को आश्चर्यचकित करते हुए, उसने ढके हुए पत्थर को उठाया और उसे प्रस्तुत करते हुए झुक गया। इसे ले लो, प्रभु, उसने कहा, अन्य चीजों के लिए जो वापस दी जाएंगी। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपने उपयोग के बारे में सलाह दे सकता हूँ, तो अभी इसका उपयोग मत करो। सावधान रहो, अरागोर्न ने कहा। मैंने कब जल्दबाजी या सावधानी बरती है, जबकि मैंने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है और तैयारी की है। अभी नहीं। फिर सड़क के अंत में ठोकर मत खाना, गैंडाल्फ ने उत्तर दिया। लेकिन कम से कम इस बात को गुप्त रखना। तुम और यहाँ खड़े सभी लोग, हॉबिट, पेरेग्रीन, को सबसे पहले यह नहीं पता होना चाहिए कि यह कहाँ दिया गया है। उस पर फिर से बुरा हमला हो सकता है। अफसोस, उसने इसे संभाला है और इसमें देखा है, जैसा कभी नहीं होना चाहिए था। उसे इसे इसेंगार्ड में कभी नहीं छूना चाहिए था, और वहाँ मुझे जल्दी करना चाहिए था। लेकिन मेरा मन सरुमन पर लगा हुआ था, और मैंने तुरंत पत्थर की प्रकृति का अनुमान नहीं लगाया।
फिर मैं थका हुआ था, और जब मैं इस पर विचार कर रहा था तो नींद ने मुझे घेर लिया। अब मुझे पता है, हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता, आरागोर्न ने कहा। आखिरकार हम इसेनगाड और मोडोर के बीच संबंध जानते हैं, और यह कैसे काम करता है। बहुत कुछ समझाया गया है। अजीब ताकतें हमारे दुश्मन हैं, और अजीब कमजोरियां हैं, थियोडेन ने कहा। लेकिन ये लंबे समय से कहा गया है, अक्सर बुराई बुराई को नष्ट कर देती है। ऐसा कई बार देखा गया है, गैंडाल्फ ने कहा। लेकिन इस बार हम अजीब तरह से भाग्यशाली रहे हैं। हो सकता है इस हॉबिट ने मुझे एक गंभीर भूल से बचा लिया हो। मैंने सोचा था कि इस पत्थर की खुद जांच करनी चाहिए या नहीं। इसके उपयोग, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं खुद ही उसके सामने प्रकट हो जाती। मैं इस तरह के परीक्षण के लिए तैयार नहीं हूँ, अगर वास्तव में मैं कभी ऐसा होऊंगी, लेकिन अगर मुझे खुद को वापस लेने की शक्ति भी मिल जाए, तो भी उसके लिए मुझे देखना विनाशकारी होगा। फिर भी वह समय आ जाएगा जब गोपनीयता अब और काम नहीं करेगी। मुझे लगता है कि वह समय अब आ गया है, अरागोर्न ने कहा। अभी नहीं, गैंडाल्फ ने कहा। अभी भी कुछ समय के लिए संदेह है, जिसका हमें उपयोग करना चाहिए। ये स्पष्ट है कि शत्रु ने सोचा कि पत्थर ऑर्थेंक में था, क्यों न हो, और इसलिए हॉबिट को वहां बंदी बना लिया गया था। सरुमन द्वारा उसकी यातना के लिए उसे शीशे में देखने के लिए मजबूर किया गया था। वह अंधकार में मन अब हॉबिट की आवाज़ और चेहरे और उम्मीद से भर जाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास होने में कुछ समय लग सकता है। हमें वह समय छीन लेना चाहिए। हम बहुत इत्मीनान से रहे हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसेनगाड का पड़ोस अब रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं पेरेग्रीन टूक के साथ तुरंत आगे बढ़ूंगा। यह उसके लिए बेहतर होगा कि वह अंधेरे में लेटा रहे, जबकि दूसरे सो रहे हों। राजा ने कहा, मैं जोमा और 10 सवारों को रखूंगा। वे सुबह सुबह मेरे साथ चलेंगे। बाकी लोग आरागोर्न के साथ जा सकते हैं और जैसे ही उनका मन हो, सवारी कर सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा हो, गैंडाल्फ ने कहा। लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहाड़ियों की आड़ में हीलम्स डीप की ओर बढ़ो। उस क्षण एक छाया उन पर छा गई। ऐसा लग रहा था कि चांद की चमकीली रोशनी अचानक से कट गई है। कई घुड़सवार चिल्लाए और अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखते हुए झुक गए, मानो ऊपर से आने वाले किसी झटके से बचना चाहते हों। एक अंधा भय और जानलेवा ठंड उन पर पड़ गई। वे डरकर ऊपर देखने लगे। एक विशाल पंख वाली आकृति चांद के ऊपर से काले बादल की तरह गुजरी। ये घूमकर उत्तर की ओर चली गई, मध्य पृथ्वी की किसी भी हवा से ज्यादा तेज गति से उड़ते हुए। तारे इसके आगे फीके पड़ गए। ये चला गया था। वे पत्थर की तरह अकड़कर खड़े हो गए। गैंडाल्फ ऊपर की ओर देख रहा था। उसकी बाहें बाहर और नीचे की ओर थीं। वो अकड़ गया था। उसके हाथ मुट्ठियों में जकड़े हुए थे। नाज़गिल, वह चिल्लाया, मोडोर का दूत, तूफान आ रहा है। नाज़गिल नदी पार कर चुके हैं। सवारी करो, सवारी करो। भोर का इंतजार मत करो। तेज चलने वालों को धीमे चलने वालों का इंतजार मत करने दो। सवारी करो। वह भागता हुआ भागा और शैडोफैक्स को पुकारता हुआ भागा। आरागोर्न ने उसका पीछा किया। पिप्पिन के पास जाकर गैंडाल्फ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। इस बार तुम मेरे साथ चलोगे, उसने कहा। शैडोफैक्स तुम्हें अपनी चाल दिखाएगा। फिर वह उस जगह की ओर भागा जहां वह सोया था। शैडोफैक्स वहां पहले से ही खड़ा था, अपने सारे सामान को अपने कंधों पर लटकाते हुए जादूगर घोड़े की पीठ पर कूद पड़ा। आरागोर्न ने पिप्पिन को उठाया और उसे गैंडाल्फ की बाहों में बिठा दिया, लबादा और कंबल में लिपटा हुआ। अलविदा, जल्दी से पीछे आओ, गैंडाल्फ चिल्लाया। दूर हो जाओ, शैडोफैक्स। विशाल घोड़े ने अपना सिर हिलाया। उसकी लहराती पूंछ चांदनी में फड़फड़ाने लगी। फिर वह धरती को झटकते हुए आगे की ओर उछला और पहाड़ों से आने वाली उत्तरी हवा की तरह गायब हो गया। एक सुंदर, आरामदायक रात, मेरी ने आरागोर्न से कहा। कुछ लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है। वह सोना नहीं चाहता था और वह गैंडाल्फ के साथ सवारी करना चाहता था और वह वहां चला गया। चेतावनी के तौर पर हमेशा के लिए यहाँ खड़े रहने के लिए खुद को पत्थर में बदल देने के बजाय।
अगर तुम ऑर्थेंक पत्थर उठाने वाले पहले व्यक्ति होते, न कि वह, तो अब क्या होता? आरागोर्न ने कहा, तुमने और भी बुरा किया होता। कौन कह सकता है, लेकिन अब मेरे साथ आना तुम्हारी किस्मत है, मुझे डर है। तुरंत जाओ और तैयार हो जाओ, और पिप्पिन ने जो कुछ भी पीछे छोड़ा है, उसे ले आओ। जल्दी करो। मैदानों के ऊपर शैडोफैक्स उड़ रहा था, उसे किसी प्रेरणा या मार्गदर्शन की जरूरत नहीं थी। 1 घंटे से भी कम समय बीता था, और वे इसिन के फोर्ड्स तक पहुंच गए थे और उन्हें पार कर गए थे। राइडर्स का टीला और उसके ठंडे भाले उनके पीछे धूसर हो गए थे। पिप्पिन ठीक हो रहा था। वह गर्म था, लेकिन उसके चेहरे पर हवा का झोंका तेज और ताज़ा था। वह गैंडाल्फ के साथ था। पत्थर का खौफ और चांद पर भयानक छाया फीकी पड़ रही थी, पहाड़ों की धुंध में या किसी गुजरते सपने में पीछे छूटी हुई चीजें। उसने एक गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता था कि तुम बिना पीठ के सवारी करते हो, गैंडाल्फ, उसने कहा। तुम्हारे पास न तो काठी है और न ही लगाम। मैं शैडोफैक्स को छोड़कर किसी भी तरह से योगिनी की तरह सवारी नहीं करता, गैंडाल्फ ने कहा। लेकिन शैडोफैक्स के पास कोई हॉर्नेस नहीं होगा। आप शैडोफैक्स की सवारी नहीं करते, वह आपको ले जाने के लिए तैयार है या नहीं? अगर वह तैयार है, तो यही काफ़ी है। तब ये देखना उसका काम है कि आप उसकी पीठ पर रहें, जब तक कि आप हवा में न कूद जाएं। वो कितनी तेजी से जा रहा है? पिप्पिन ने पूछा। हवा के अनुसार तेज, लेकिन बहुत सहज। और उसके कदम कितने हल्के हैं। वो अब इतनी तेज दौड़ रहा है जितनी तेज घोड़ा दौड़ सकता है, गैंडाल्फ ने उत्तर दिया, लेकिन वो उसके लिए तेज नहीं है। यहाँ जमीन थोड़ी ऊपर उठ रही है, और नदी के उस पार की तुलना में ज्यादा टूटी हुई है। लेकिन देखो कैसे सफेद पहाड़ तारों के नीचे नजदीक आ रहे हैं। वहाँ त्रिहिर्न की चोटियाँ काले भालों की तरह हैं। हमें शाखाओं वाली सड़कों तक पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और डीपिन कुंभ में आओ, जहाँ 2 रात पहले लड़ाई लड़ी गई थी। पिप्पिन फिर से कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसने गैंडाल्फ को धीमे स्वर में गाते हुए सुना, खुद कई भाषाओं में कविता के छोटे छोटे अंश बुदबुदाते हुए, मीलों तक दौड़ते हुए। अंत में जादूगर ने एक गीत गाया जिसके बोल हॉबिट ने सुन लिए। हवा के झोंकों के बीच से कुछ पंक्तियां उसके कानों में स्पष्ट रूप से पहुंचीं। लंबे जहाज और लंबे राजा, 3 गुना 3। वे उस नष्ट हो चुकी भूमि से क्या लेकर आए? बहते समुद्र के ऊपर 7 तारे और 7 पत्थर, और एक सफेद पेड़। तुम क्या कह रहे हो, गैंडाल्फ? पिप्पिन ने पूछा। जादूगर ने जवाब दिया, मैं अपने दिमाग में कुछ कविताएं याद कर रहा था। मुझे लगता है कि हॉबिट उन्हें भूल गए हैं, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें वे जानते थे। नहीं, सभी नहीं, पिप्पिन ने कहा। और हमारे पास भी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिनमें शायद आपकी रुचि न हो। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सुना। 7 सितारों और 7 पत्थरों के बारे में क्या है? पुराने राजाओं के पालनतनरी के बारे में, गैंडाल्फ ने कहा। और वे क्या हैं? नाम का मतलब था वह जो दूर तक दिखता है। और थांक पत्थर एक था, तो यह नहीं बनाया गया था, नहीं बनाया गया था, पिप्पिन ने हिचकिचाते हुए कहा, शत्रु द्वारा। नहीं, गैंडाल्फ ने कहा। नहीं, सरुमन द्वारा। यह उसकी कला से परे है, और सौरोन की भी। पालंटनरी पश्चिमी देशों से परे एल्डामर से आई थी। नोल्डोर ने उन्हें बनाया था। हो सकता है कि फ्लेनोर ने खुद उन्हें इतने दिनों पहले बनाया हो कि समय को वर्षों में नहीं मापा जा सकता। लेकिन सौरोन कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका गलत इस्तेमाल न कर सके। सरुमन के लिए अफसोस, यह उसका पतन था, जैसा कि अब मैं समझ रहा हूँ। हम सभी के लिए खतरनाक है एक ऐसी कला के उपकरण जो हमारे पास खुद से कहीं ज्यादा गहरे हैं। फिर भी उसे दोष सहना होगा। मूर्ख, अपने फायदे के लिए इसे गुप्त रखना। उसने परिषद के किसी भी सदस्य से इसके बारे में कभी कोई बात नहीं की। हमने अभी तक गोंडोर के पलांटुरी के भाग्य के बारे में नहीं सोचा था, जो उसके विनाशकारी युद्धों में था। मनुष्य द्वारा उन्हें लगभग भुला दिया गया था। गोंडोर में भी वे एक रहस्य थे, जो केवल कुछ लोगों को ही पता था। अरनोर में उन्हें केवल डोनेडाइन के बीच लोककथाओं की कविता में याद किया जाता था। पुराने समय के लोग इनका उपयोग किस लिए करते थे?
पिप्पिन ने पूछा। इतने सारे प्रश्नों के उत्तर पाकर वह प्रसन्न और आश्चर्यचकित था तथा सोच रहा था कि यह उत्तर कितने समय तक टिकेगा। दूर तक देखने के लिए और एक दूसरे के साथ विचारों में बातचीत करने के लिए गैंडाल्फ ने कहा। इस तरह से उन्होंने लंबे समय तक गोंडोर के राज्य की रक्षा की और उसे एकजुट किया। उन्होंने मिनास एनोर, मिनास इथिल और इसेनगाड के घेरे में और थेंक में पत्थर स्थापित किए। इनमें से प्रमुख और स्वामी ओस्गिलियाथ में सितारों के गुंबद के नीचे इसके विनाश से पहले थे। अन्य 3 उत्तर में बहुत दूर थे। एलरोंड के घर में ये बताया गया है कि वे एनट मिनास और अमोन सिल में थे और एलेंडल का पत्थर टॉवर हिल्स पर था जो ल्यून की खाड़ी में मिथलॉन्ड की ओर देखते हैं जहां भूरे रंग के जहाज रहते हैं। प्रत्येक पलांटूर ने प्रत्येक को उत्तर दिया, लेकिन गोंडोर में सभी लोग हमेशा ओस्गिलियाथ के दृश्य के लिए खुले थे। अब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उर्थानक की चट्टान ने समय के तूफानों का सामना किया है, वैसे ही उस मीनार का पलांटूर भी बना हुआ है। लेकिन अकेले ये दूर की चीजों और दूर के दिनों की छोटी छोटी छवियों को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। निस्संदेह ये सरुमन के लिए बहुत उपयोगी था, फिर भी ऐसा लगता है कि वह संतुष्ट नहीं था। वह आगे और आगे तक देखता रहा, जब तक कि उसकी नज़र बारातगाया पर नहीं पड़ी। फिर वह पकड़ा गया। कौन जानता है कि एरनोर और गोंडोर के खोए हुए पत्थर अब कहाँ दबे पड़े हैं या गहरे डूबे हुए हैं। लेकिन कम से कम सौरोन ने अपने उद्देश्यों के लिए इसे प्राप्त किया होगा और उस पर महारत हासिल की होगी। मेरा अनुमान है कि यह इथिल पत्थर था, क्योंकि उसने बहुत पहले मिनस इथिल पर कब्जा कर लिया था और इसे एक बुरी जगह में बदल दिया था। मिनस मोरगुल ये बन गया है। अब यह अनुमान लगाना आसान है कि सरुमन की भटकती हुई नज़र कितनी जल्दी फंस गई और उसे पकड़ लिया गया, और तब से उसे कैसे दूर से ही मना लिया गया, और जब समझाने से काम नहीं चला तो वह डर गया। काटने वाला काटता है, बाज चील के पैर के नीचे, मकड़ी स्टील के जाल में। मुझे आश्चर्य है कब से उसे निरीक्षण और निर्देश के लिए अक्सर अपने शीशे के पास आने के लिए बाध्य किया गया है, और ऑर्थेंक पत्थर बारातगाया की ओर इतना झुका हुआ है कि अगर कोई भी अडिग इच्छा के अलावा अब उसमें देखता है तो यह उसके दिमाग और दृष्टि को तेजी से वहां ले जाएगा। और यह कैसे किसी को अपनी ओर खींचता है, क्या मैंने इसे महसूस नहीं किया है? अभी भी मेरा दिल इस पर अपनी इच्छाशक्ति का परीक्षण करना चाहता है, ये देखने के लिए कि क्या मैं इसे उससे छीन नहीं सकता और इसे जहां चाहूं वहां मोड़ सकता हूं। पानी और समय के विशाल समुद्र के पार सुंदर तिरियन को देखने के लिए और फ्लेनर के अकल्पनीय हाथ और दिमाग को उनके काम में देखने के लिए, जबकि सफ़ेद पेड़ और सुनहरा दोनों फूल रहे थे। उसने आह भरी और चुप हो गया। काश मुझे ये सब पहले पता होता, पिप्पिन ने कहा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, तुमने ऐसा किया था, गैंडाल्फ ने कहा। तुम जानते थे कि तुम गलत और मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे, और तुमने खुद से ऐसा कहा, हालांकि तुमने नहीं सुना। मैंने तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया, क्योंकि यह केवल उन सभी बातों पर विचार करने से है जो पहले हुई हैं। हुआ ये कि आखिरकार मैं समझ गया, जबकि हम साथ साथ सवारी कर रहे थे। लेकिन अगर मैंने पहले ही बोल दिया होता, तो इससे आपकी इच्छा कम नहीं होती या विरोध करना आसान नहीं होता। इसके विपरीत, नहीं, जला हुआ हाथ सबसे अच्छी शिक्षा देता है। आग के बारे में उस सलाह के बाद दिल में जाता है। हाँ, पिप्पिन ने कहा, अगर सभी 7 पत्थर अभी मेरे सामने रख दिए जाएं, तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा और अपने हाथ अपनी जेबों में डाल लूंगा। अच्छा, गैंडाल्फ ने कहा, यही तो मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, पिप्पिन ने कहना शुरू किया। दया करो, गैंडाल्फ चिल्लाया, अगर जानकारी देने से तुम्हारी जिज्ञासा दूर हो जाती है, तो मैं अपना बाकी सारा जीवन तुम्हें जवाब देने में बिताऊंगा। तुम और क्या जानना चाहते हो? सभी सितारों और सभी जीवित चीजों के नाम, और मध्य पृथ्वी और ओवरहेवन और विभाजित समुद्रों का पूरा इतिहास। पिप्पिन हंसा। बेशक, क्या कम, लेकिन मैं आज रात जल्दी में नहीं हूँ। इस समय मैं बस काली छाया के बारे में सोच रहा था। मैंने आपको, मोडा का दूत, चिल्लाते हुए सुना। यह क्या था? यह इसेनगाड में क्या कर सकता था? ये पंखों पर सवार एक काला सवार था, एक नाज़गिल, गैंडाल्फ ने कहा।
ये तुम्हें डार्क टॉवर तक ले जा सकता था, लेकिन यह मेरे लिए नहीं आ रहा था, है न? पिप्पिन ने हिचकिचाते हुए कहा। मेरा मतलब है, यह नहीं जानता था कि मैं। बिल्कुल नहीं, गैंडाल्फ ने कहा। बाराडाया से ऑर्थेंक तक सीधी उड़ान में 200 लीग या उससे अधिक है, और यहाँ तक कि एक नाज़गिल को उनके बीच उड़ान भरने में कुछ घंटे लगेंगे। लेकिन सरुमन ने ऑक रेड के बाद से निश्चित रूप से पत्थर में देखा, और मुझे संदेह नहीं है कि उसके गुप्त विचार उससे कहीं अधिक पड़े गए हैं जितना उसने सोचा था। वह क्या कर रहा है, ये पता लगाने के लिए एक दूत भेजा गया है। और आज रात जो कुछ हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है कि एक और आएगा, और जल्दी से। इसलिए सरुमन उस बुराई की आखिरी चुटकी तक पहुंच जाएगा जिसमें उसने अपना हाथ डाला है। उसके पास भेजने के लिए कोई बंदी नहीं है, उसके पास देखने के लिए कोई पत्थर नहीं है, और वह सम्मन का जवाब नहीं दे सकता। सौरोन केवल यह मानेगा कि वह बंदी को रोक रहा है और पत्थर का उपयोग करने से इनकार कर रहा है। दूत को सच बताने से सरुमन को मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि इसेनगार्ड बर्बाद हो सकता है, फिर भी वह ऑर्थेंक में अभी भी सुरक्षित है। इसलिए चाहे वह चाहे या न चाहे, वह एक विद्रोही दिखाई देगा। फिर भी उसने हमें अस्वीकार कर दिया ताकि उसी बात से बच सके। ऐसी दुर्दशा में वह क्या करेगा, मैं अनुमान नहीं लगा सकता। मुझे लगता है कि ऑर्थेंक में रहते हुए भी उसके पास 9 सवारों का विरोध करने की शक्ति है। वह ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। वह नाज़गिल को फंसाने की कोशिश कर सकता है, या कम से कम उस चीज़ को मारने की कोशिश कर सकता है जिस पर वह अब हवा में सवार है। उस स्थिति में रोहन को अपने घोड़ों की देखभाल करने दो, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि इसका क्या नतीजा होगा, हमारे लिए अच्छा या बुरा। हो सकता है कि दुश्मन की सलाहें भ्रमित हो जाएं, या सरुमन के साथ उसके क्रोध के कारण बाधित हो जाएं। हो सकता है कि उसे पता चले कि मैं वहां था और ऑर्थेंक की सीढ़ियों पर खड़ा था, हॉबिट मेरे पीछे पड़े थे। या कि एलेंडल का एक वारिस रहता है और मेरे बगल में खड़ा था। अगर वर्मटन को रोहन के कवच से धोखा नहीं मिला होता, तो वह अरागोर्न और उसके द्वारा दावा किए गए शीर्षक को याद करता। मुझे यही डर है, और इसलिए हम खतरे से नहीं बल्कि बड़े खतरे में भागते हैं। शैडोफैक्स का हर कदम आपको शैडो की भूमि, पेरेग्रीन टूप के करीब ले जाता है। पिप्पिन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपना लबादा पकड़ लिया, मानो उसे अचानक ठंड लग गई हो। उनके नीचे से धूसर जमीन गुजरी। अब देखो, गैंडाल्फ ने कहा, वेस्टफोल्ड की घाटियां हमारे सामने खुल रही हैं। यहाँ हम पूर्व की ओर जाने वाली सड़क पर वापस आ गए हैं। वहाँ की काली छाया मुहाना है। डीपिंग कूम का उस रास्ते पर एग्लारोंड और ग्लिटिंग गुफाएं हैं। मुझसे उनके बारे में मत पूछो। अगर तुम फिर से मिलो तो गिमली से पूछो, और पहली बार तुम्हें अपनी इच्छा से ज्यादा लंबा जवाब मिल सकता है। तुम खुद गुफाएं नहीं देख पाओगे, इस यात्रा पर नहीं। जल्द ही वे बहुत पीछे छूट जाएंगी। मैंने सोचा था कि तुम हेल्म्स डीप पर रुकोगे, पिप्पिन ने कहा। तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? मिनस तिरित तक, इससे पहले कि युद्ध का समुद्र उसे घेर ले। ओह, और वह कितनी दूर है? लीगों पर लीग, गैंडाल्फ ने उत्तर दिया। राजा थ्योडेन के निवास से 3 गुना दूर, और वे यहाँ से 100 मील से अधिक पूर्व में हैं, जैसे कि मोडोर के दूत उड़ते हैं। शैडोफैक्स को एक लंबी सड़क पर दौड़ना होगा। कौन सा रास्ता तेज साबित होगा? अब हम भोर तक चलेंगे, और वह कुछ घंटों बाद है। फिर शैडोफैक्स को भी पहाड़ियों के किसी खोखले में आराम करना होगा। मुझे उम्मीद है कि एडोरस में। सो जाओ, अगर तुम सो सको। तुम यूरल के घर की सुनहरी छत पर भोर की पहली किरण देख सकते हो, और 2 दिन बाद तुम माउंट मिंडोलुइन की बैंगनी छाया और डेनेथोर के टॉवर की दीवारों को सुबह की सफेदी में देखोगे। अब भाग जाओ, शैडोफैक्स। भागो, महान हृदय, ऐसे भागो जैसे तुम पहले कभी नहीं भागे। अब हम उन जमीनों पर आ गए हैं जहां तुम पैदा हुए थे, और हर पत्थर जहां तुम जानते हो। अब भागो, उम्मीद गति में है। शैडोफैक्स ने अपना सिर हिलाया और जोर से चिल्लाया, मानो किसी तुरही ने उसे युद्ध के लिए बुलाया हो। फिर वह आगे बढ़ा। उसके पैरों से आग निकल रही थी, रात उस पर टूट पड़ी। जैसे ही वह धीरे धीरे नींद में डूबा,
पिप्पिन को एक अजीब सा एहसास हुआ। वो और गैंडाल्फ अभी भी पत्थर की तरह दौड़ते हुए घोड़े की मूर्ति पर बैठे थे, जबकि दुनिया हवा के तेज शोर के साथ उसके पैरों के नीचे लुढ़क गई।